योजना मैगजीन के पार्ट 2 में हम यहाँ पे इस आर्टिकल के आगे जानेंगे कि ये डॉक्टर के सिवन द्वारा लिखा गया है, जो हमारे इसरो के अध्यक्ष हैं। इनके द्वारा बताया गया कि इसरो की जो जर्नी रही है, जो उसकी यात्रा रही है, जब से उसका स्थापना की गई थी, उसके बाद उसकी यात्रा क्या रही है उसका। अगर उसके हम एम के बारे में यहाँ देखेंगे तो उसका एम है समग्र विकास, प्रौद्योगिकी प्रगति के बारे में बताया गया है, अंतरिक्ष अनुसंधान। ठीक है, यहाँ पे इनके बताया गया है कि उसकी स्थापना दिवस, यहाँ पे विक्रम साराभाई द्वारा उसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, इसरो की यहाँ डेट बताई गई 21 नवंबर 1963 में। ठीक है, इसके अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ से यहाँ तक उसकी यात्रा के बारे में बताया गया, शुरुआती दौर के बारे में, कि पहला उसका जो उपग्रह था आर्यभट्ट 1975 में सोवियत संघ की मदद से भेजा गया था। दूसरा जो था भास्कर 2 था। ठीक है, भास्कर 1 और भास्कर 2। ठीक है, पृथ्वी अवलोकन के संबंधित ये था। तीसरा जो भेजा गया था अप्रैल 1981। ठीक है, ये पृथ्वी अवलोकन के संबंधित उपग्रह था। उसके बाद हम लोगों द्वारा विकास किया गया, हम लोगों द्वारा उसमें और सुधार किया गया। हम लोगों द्वारा SLV-3 का विकास किया गया 1980 में। ASLV का विकास किया गया 1983 में। उसके द्वारा हम लोग का जो फर्स्ट था सैटेलाइट इनसैट IB भेजा गया 1983 में, जिसका कार्य था कि कैसे कृषि, भूजल, खनिज और उन सबसे संबंधित विषय में जानकारी करना, जैसे भारत के प्रगति में ये कहीं ना कहीं उत्प्रेरक ही काम करे। ठीक है, इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कम लागत में किया गया, जो आज भी इसरो की पहचान है। ठीक है, मौसम, जैसे यहाँ पे बताया गया है कि इनसैट 3DR में मौसम से संबंधित जानकारी। ठीक है, एशिया प्रशांत क्षेत्र में घरेलू सागर स्थापना की बात करी गई है। यहाँ पे बात करी गई है कि GSAT-11, GSAT-29, GSAT-19 के द्वारा जो है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी बढ़ाने की दिशा में काम किया गया, जिसका लाभ जो है पंचायत को डिजिटल इंडिया के माध्यम से जोड़ने के लिए उपयोग करा गया है। ठीक है, यहाँ पर ये बताया गया, क्रम बताया गया है SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, SLV-3, GSLV MK4 तरल ठोस क्रायोजेनिक इंजन के विषय में यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि भारत को इंजन देने से संपूर्ण संसार द्वारा, मतलब विश्व द्वारा मना कर दिया गया था। भारत ने खुद अपने आप से डेवलप किया है, और आज भारत इस स्थिति में है कि भारत दूसरों के, अमेरिका जैसे देशों के जो उपग्रह है वो सस्ते दर पर अंतरिक्ष में पहुंचाता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे बहुत बढ़िया डायग्राम दिया है, इसके माध्यम से आप समझ जाएंगे। जैसे कि ये SLV-3 है 70 के दशक का। ठीक है, ये ASLV है 80 से 90 के दशक का। ठीक है, ये PSLV XL है, ये 1994 का है। ठीक है, और ये GSLV Mark 2 MK2। ठीक है, ये GSLV MK3 है। ठीक है, इसका बताया गया कि किस, मतलब ठोस तरल किस उससे चलता है। 2017 में 104 उपग्रह जो भेजे गए थे वो इसके माध्यम से भेजे गए थे, PSLV XL के माध्यम से। ठीक है, और यहाँ पे बताया गया है कि चंद्रयान-2 जैसे मिशनों द्वारा विश्व का ध्यान इसरो की तरफ आया। ठीक है, चंद्रयान-1 ने वो चंद्रमा पे पानी की खोज करी थी। मंगल ऑर्बिटल मिशन PSLV द्वारा पहुंचाया गया था। ठीक है, उसकी डेट थी 24 सितंबर 2014। ठीक है, फिर यहाँ पे बताया गया है 2015 में प्रक्षेपित एस्ट्रोसैट पहला समर्पित भारतीय खगोल विज्ञान अभियान था, जिसमें एक्सरे, ऑप्टिकल, UV जैसे अत्याधुनिक चीज़ें उसमें जोड़ी गई हैं, जिसके द्वारा नई आकाश गंगा का खोज की गई थी। ठीक है,
यहाँ पे 2019 का चंद्रयान 2 के विषय में बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे खुद का नेविगेशन की बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे गगन योजना की बात करी गई है। सैटेलाइट आधारित नेविगेशन जो स्थानीय और सेना के लिए भी इस समय यूज हो रहा है। ठीक है, तरक्की के साथ उसने बेहतर हवाई यातायात के समय में भी परिपेश में काम किया। विद्यार्थियों के परिपेश में अगर देखा जाए तो अब विद्यार्थियों के जो हैं 10 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। 2018 में गगनयान कार्यक्रम चालू किया गया है। ठीक है, और अगर अब की करंट की बात देखें तो इसरो जो है अपने प्रोडक्ट निकालेगा, जैसे मोबाइल के कवर, टी शर्ट हो गई, जिसके माध्यम से वो आर्थिक लाभ प्राप्त करेगा, जिससे उसके जो आगे के मिशन हैं उसमें सहायता मिलेगी, और दूसरी चीज़ उसके प्रति लोगों के में जागरूकता पैदा होगी, जैसे नासा में है। ठीक है, और इसमें बात कराया गया है कि आगे के जो हम लोगों के मिशन हैं, जैसे आदित्य L1 हो गया, चंद्रयान 3 हो गया, शुक्र ग्रह के परिप्रेक्ष्य में अभियान हो गया। ठीक है, ये सब हम लोगों के आगे के भविष्य के प्रोग्राम है, जिसके द्वारा इसरो अपनी लोहा पूरे संसार को मनवाने के लिए तैयार है और अपनी काबिलियत दिखाने के लिए तैयार है। ठीक है, यहाँ भारतीय संघवाद की बात करेंगे। ठीक है, ये जिनके द्वारा लिखी अमिताभ कांत द्वारा लिखा गया है, नीति आयोग के मुख्य अधिकारी हैं, कार्य अधिकारी हैं। ठीक है, इसमें भारतीय संघवाद की बात करी गई है कि कैसे केंद्र, जैसे राजकोषीय संघवाद के विषय में अगर हम परिपेक्ष में बात करेंगे तो कैसे केंद्र और राज्य के जो है वित्तीय संसाधनों का बंटवारा, ठीक है, उसका मतलब होता है राजकोषीय संघवाद, कि किस तरह वित्तीय संसाधन या वित्तीय लाभ आवंटित किए जाएं। ठीक है, इसका पहला जो है क्रमिक विकास 18वीं शताब्दी में अलेक्जेंडर हैमिल्टन 1780 में किया गया था। ठीक है, और 1858 में भारत के परिपेक्ष में देखें तो केंद्र को पूरा अधिकार था। ठीक है, अंग्रेज क्योंकि उस समय अंग्रेज का राज था कि राज्य को अधिकार देना उन्हें सही नहीं लगा क्योंकि सत्ता के संबंध में खतरा पैदा होने का था। ठीक है, फिर आगे इसमें क्रमिक विकास होता गया है, धीमे धीमे इसमें विकास की दर बढ़ती गई है। जिससे यहाँ दिया 1917 में चरणबद्ध तरीके से इसमें जिम्मेदारी सरकार को सौंपी गई है। ठीक है, जिससे 1919 में दोहरा शासन आया। ठीक है, जिसमें एक केंद्रीय सरकार महारानी के अंडर था, प्रांतीय सरकार गवर्नर के अंदर था। ठीक है, आगे जब देखेंगे इसमें दिया है, जैसे 1927 में साइमन आयोग भारत आया। ठीक है, वो 1919 की समीक्षा करने आया था। ठीक है, 1931 में विशेषज्ञ समिति बनाई गई। उस संबंध में केंद्र और राज्यों प्रांतों के बीच टैक्स साझा करने की बात तय की गई। 1935 के अधिनियम में इसकी स्थापना हुई। ठीक है, तथा इसी में राजस्व का बंटवारे का अनुदान प्रावधान किया गया। ठीक है, अंबेडकर जी की यहाँ कोट देखेंगे या निबंध के परिप्रेक्ष्य में बात कर सकते हैं। यहाँ पे अब हम लोग आएंगे संवैधानिक पहलुओं के ऊपर। अगर देखेंगे 7वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य के, ठीक है, शक्तियों का बंटवारा किया गया, जिसमें केंद्रीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का बात किया गया कि सबके अपने अपने क्षेत्र अधिकार हैं, जिसके अंतर्गत वो अपने कार्यों का निर्वहन कर सकती हैं। ठीक है, फिर आगे इसमें जीएसटी की बात करी गई है। ठीक है, जिसमें पूरा अधिकार केंद्र के पास था। किस तरह जो है राज्यों के पास जो अधिकार बचा, स्टाम्प शुल्क हो गया, एल्कोहल पे टैक्स लगाने का हो गया, वाहनों का पंजीकरण हो गया, इन सब संबंधित क्षेत्रों में कैसे राज्यों के पास सिर्फ अधिकार बचे, बाकी जितने भी अधिकार क्षेत्र हैं कैसे केंद्र के पास चले गए।
आगे फिर इसी के परिप्रेक्ष्य में वित्त आयोग की स्थापना जो है, वित्त आयोग की स्थापना इसलिए हुई है कि कैसे टैक्स का बंटवारा राज्य और केंद्र में किया जाए। ठीक है, 15वें वित्त आयोग की यहाँ बात करेंगे। 15वें वित्त आयोग ने 10% का इजाफा कर दिया था कि जो राज्य को है 10% और पैसे दिए जाएं। ठीक है, फिर यहाँ पे आएंगे 1992 में 73 और 74 संविधान संशोधन जो हुआ, एक स्तर और बढ़ाया गया विकेंद्रीकरण का, जिसे पंचायतें और नगर पालिकाएं कहते हैं। ठीक है, उसको और अधिकार दिए गए। फिर हम यहाँ पे संबंध में परिवर्तन की बात करें तो यहाँ पे आ जाएगा जीएसटी परिवर्तन कैसे, 1900 उदारीकरण से, फिर 2005 के वैट क्रियान्वयन से हो गया 2017 जीएसटी। ठीक है, और यहाँ पे बात करी गई है जैसा कि फिर यहाँ पे उसके अलग अलग पहलू, इंपॉर्टेंट पहलुओं पे बात करी गई है। तो जैसे कि देखेंगे यहाँ पे ये है राज्यों को दी जाने वाली जो राज्यों को दी जाने वाली राशि है, उसमें वृद्धि की बात करी गई है। 14वें वित्त आयोग, जैसे 14वें वित्त आयोग से कितना 32 से 42 करी गई थी। ठीक है, परसेंटेज उसमें बढ़ा दिया गया था कि जैसे कि राज्य के पास और पैसा आ सके और वो अपने विकास कार्य में केंद्र के प्रति अधीन ना हो या उसके मुंह ना देखना पड़े। ठीक है, फिर आगे आएंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे केंद्र प्रायोजित योजनाओं में युक्तिगत बनाना। केंद्र कैसे जो है योजनाओं की संख्या 66 से 28 कर रही है, 28 कर दी है उसने। ठीक है, और कैसे जो है किसी योजना में बंटवारा कि 70 केंद्र देगी 30 राज्य देगी, इसमें अब जो है 70-40 कर दिया गया है। ठीक है, केंद्रीय नियोजन एवं विकेंद्रीकरण की बात करी गई है। यहाँ जीएसटी के परिप्रेक्ष्य में बात करी गई है। इसमें देखेंगे ये आर्टिकल के अंतिम पहलुओं में। ठीक है, बजट निर्माण के परिप्रेक्ष्य में यहाँ बात करी गई है। ठीक है, ये बजट निर्माण के, और यहाँ पे संघवाद, यहाँ पे बात करी गई है कि अगर राज्य केंद्र में समावेशी तरीके से विकास हो, दोनों में जो प्रतिस्पर्धी सुशासन के संबंध में अगर बात होगी तो ये जो है देश के हित में रहेगा, वहाँ समाज के हित में रहेगा, लोगों तक ज़्यादा लाभ पहुँचेगा। ठीक है, इसमें ये बात करी गई है। आगे के आर्टिकल में ये बलराम भार्गव द्वारा लिखा गया है। ठीक है, आईसीएमआर के जो हैं से संबंधित हैं, मुख्य आयुक्त हैं इसके। ठीक है, इसमें बात करी गई है कि कैसे जन चिकित्सा मतलब स्वास्थ्य जो है सभी लोगों तक संतुलित माध्यम से पहुंचाई जाए। ठीक है, टिकाऊ हो, असरदार मॉडल हो। ठीक है, सेवाओं की लागत इतनी हो कि सभी इसको खरीद सकें या सभी इसका लाभ पा सकें, लागत कम होने के साथ इसकी गुणवत्ता जो हो अच्छी हो, सुगमता से सभी के साथ पहुंच जाए। ठीक है, जिसमें जन स्वास्थ्य व्यय बढ़ाने, वित्तीय प्रसार को अधिक करने, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने। ठीक है, सामूहिक कार्रवाई की इन्होंने बात करी है। ठीक है, बात करी गई कोविड-19 के दौर में लक्ष्य जो है हर व्यक्ति को सुरक्षित रखना, हर व्यक्ति को स्वास्थ्य के दायरे में लाना, मतलब सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य यहाँ रखा गया है, जिसके लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात करी गई है कि बिना वित्तीय कठिनाई के सभी को स्वास्थ्य सेवाएं मुहैया कराई जाए। ठीक है, और सतत विकास जो लक्ष्य है उसका जो नंबर 3 है स्वास्थ्य सेवाओं। ठीक है, स्वास्थ्य तो 2030 तक सभी को सतत विकास लक्ष्य के मापदंडों के अनुसार कैसे उनको उसके अंतर्गत लाया जाए, इसके लिए योजनाएं आयुष्मान भारत 2018 में चालू करी गई है। ठीक है, जो विश्व में सबसे विशाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम में
इसकी गिनती होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से 15 लाख स्वास्थ्य आरोग्य केंद्र हो गए, ठीक है। निचले स्तर तक 40% लोगों आबादी तक इसका लाभ डायरेक्ट पहुंचेगा, ठीक है। 53 करोड़ लोग इस महामारी के काल में इससे लाभ प्राप्त कर चुके हैं, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर चुके हैं। अगर देखा जाए भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत टीकाकरण कार्यक्रम चला चुका है जन आंदोलन की तरह, जिसमें चेचक पोलियो को खत्म कर चुका है। तो भारत के अंदर मतलब ये अनुभव है, या भारत पहले भी ऐसे कार्यक्रम चला चुका है जिसमें जन आंदोलन की मदद से या जन सहभागिता के द्वारा कैसे लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाया जाए, ठीक है। इस पे ध्यान दिया जाएगा नवजात शिशुओं पे, ठीक है, किशोर बाल एवं किशोर स्वास्थ्य पे, कैसे लोगों तक पोषण पहुंचाया जाए, ठीक है, कैसे गर्भवती माँ को स्वस्थ रखा जाए, जैसे आगे वाली पीढ़ी स्वतः स्वस्थ पैदा हो, ठीक हो। हमें अंकुश लगाना है तपेदिक मलेरिया जैसे बीमारियों पे। तपेदिक का लक्ष्य रखा गया है 2025 तक, मलेरिया का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक पूर्णतः खत्म कर देने की, ठीक है। इसमें अगर प्रयास की बात करें तो ICMR द्वारा, ठीक है, एलिसा मतलब टेस्ट कोविड 19 स्वदेशी कोविड 19 टेस्ट जो बनाया गया था, मतलब टेस्ट किट बनाई गई थी, उसके बारे में बताया गया है कैसे जो है भारत द्वारा वेंटिलेटर, मास्क, PPT किट, स्वास्थ्य उपकरणों का जो है उत्पादन किया गया था, लोगों तक पहुंचाया गया था। प्रयोगशालाओं में मतलब कोविड 19 में और देशों की अपेक्षा प्रयोगशालाओं में वृद्धि करी गई थी। मेडिकल कॉलेज की संख्या में इजाफा किया गया था कि लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं कैसे पहुंचाई जाएं, लोगों को कोरोना महामारी से कैसे दूर रखा जाए, ठीक है। जिसमें जांच प्रयोगशालाएं लद्दाख में, अंडमान निकोबार में देखने को मिली, ठीक है। जिसमें हम लोगों की सबसे पुरानी डाक सेवाओं की सहायता ली गई, ठीक है। अब आगे का लक्ष्य यह है कि गुणवत्ता को, लागत को और सुगम्यता को बनाए रखा जाए, कैसे नए विज्ञान, नए प्रौद्योगिकी जोड़ा जाए, नवाचार लाया जाए, डिजिटलीकरण किया जाए, लोगों में जागरूकता कैसी बढ़ाई जाए कि लोग खुद अपने स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील हों, उससे आके जुड़ सकें, ठीक है। यह आर्टिकल मिल्खा सिंह द्वारा लिखा गया। इन्होंने पहले बताया है कि जैसे कि मैं सुबह जागते ही भगवान को धन्यवाद देता हूँ, कैसे उन्होंने ये जीवन दिया, इस सब बारे में बताया गया। फिर आगे जब हम आते हैं तो बताया है कि कैसे मानव शरीर की जो बनावट है वो अभ्यास, शारीरिक अभ्यास के अनुकूल बनी है, ठीक है। इसलिए हमें हमेशा जो है फिट रहना चाहिए, चाहे खेल में हो या ना हो। कैसे दवाइयों का इस्तेमाल कम करना चाहिए, कम खर्च दवाइयों में करना चाहिए, ठीक है। मानव संसाधन का कैसे विकास हो, अगर हम लोग स्वस्थ रहेंगे तो उचित मानव संसाधन का विकास होगा, जिसके द्वारा जो है हम लोग सीधे प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र के विकास में योगदान दे पाएंगे, ठीक है। और बताया वर्तमान सरकार द्वारा योग को कैसे विश्व पटल पर ख्याति प्राप्त करी गई है, ठीक है। विश्व में इसे योगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। खेल के माध्यम से हम लोग राष्ट्रीय एकता को, समाज में वंचित लोगों को एक साथ लाती है, ठीक है। व्यक्ति का चरित्र मजबूत करती है, जन शक्ति समृद्ध करती है, धैर्य रखना सिखाती है, विनम्रता भी सिखाती है, ये सब बताया गया है, ठीक है। और बताया गया जो भारत के खिलाड़ी होते हैं उनकी फिटनेस बाहर जब देखी जाती है तो देश के एम्बेसडर की तरह काम करते हैं, ठीक है। वो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, जिससे सम्मान और गर्व भारत को ही प्राप्त होता है। आगे इसमें बताया गया है कि अब इसमें जो है मतलब पैसा अच्छा मिलना चाहिए, सम्मान और धन मिलना चाहिए, ठीक है। जीवन की जरूरी क्षेत्रों में उन्हें योगदान मिलना चाहिए, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग जो हैं, युवा जो होंगे, खुद खेल की तरफ आगे जुड़ते जाएंगे, ठीक है। और जो विश्व, क्योंकि कोई भी खेल प्रतियोगिता में अगर कोई देश जो है
रिप्रेजेंट करते हैं उनके खिलाड़ी, तो विश्व पटल पे कहीं ना कहीं देश को डायरेक्ट इससे लाभ होता है। ठीक है, इसलिए बताया गया कि लोग युवा आके जुड़ेंगे तो आगे कैसे इसमें सुधार होगा और कैसे भारत जो है खेल में और तरक्की करेगा। ये कला और संस्कृति में ये सिनेमा के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है भारत का संविधान दुनिया के सबसे बेस्ट संविधान है, मतलब सभी से अच्छी चीज़ लेके इसमें जोड़ी गई हैं। इसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका हैं। शुरुआत की जो विधायिका और कार्यपालिका हैं वो देश के संरचना को ढांचा प्रदान करती हैं। ठीक है, फिर इसमें इनका यही मुख्य जोर ये रहा है कि कैसे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा जो है सिनेमा के क्षेत्र में कार्य इतना नहीं किया गया है। ठीक है, सिनेमा का जो राष्ट्र निर्माण में योगदान रहता है इसमें कुछ खास वैसे है नहीं, पर तभी इसको जल्दी निपटा लेते हैं। ठीक है, इसमें कैसे जो अब जो है स्थानीय कला को, सिनेमा में स्थानीय कला को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, सही गलत, मानवीय अनमानवीय चीज़ों को दिखाया जा रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई हैं। आगे इसमें आएंगे जब, यहाँ पे बताया गया है कि अब की सिनेमा में संवेदनशीलता गायब है। ठीक है, अब जो सिनेमा है वो पूरा व्यवसाय पर आधारित है। मानवता, शौर्य, संवेदनशीलता, बहादुरी, ये सब अब चीज़ें सिनेमा से कहीं ना कहीं गायब हो जा रही हैं। ठीक है, भारत की वास्तविक कहानी की तरफ अब उसका जोर नहीं है। ठीक है, और इसमें बताया गया है कि अब जो है सिनेमा जो है भारत की जो छवि है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो गलत दिखाई जा रही है, भारत को गलत तरीके से पहचान दिलाई जा रही है। ठीक है, जिससे भारत की छवि को नुकसान हो रहा है। ठीक है, भारत में दूतावास के संबंध में उन्होंने बताया कि ऐसे फिल्में दिखाने की ज़रूरत है कि जो वहाँ के भारत के चरित्र को प्रदर्शित करें। ठीक है, और ये आजकल की जो सिनेमा है वो अगर वो कहीं ना कहीं भारत के चरित्र को नकारात्मक रूप से प्रदर्शित करती हैं। इसमें कृषि से संबंधित बात करी गई है कि वर्ल्ड में जो है भारत की जो जनसंख्या है 1.3 अरब जो है वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा जनसंख्या है जो कृषि क्षेत्र में लगी। दुनिया की आबादी का 17.9% जो है कृषि क्षेत्र में लगा है, जो कुल भूभाग का 2.4% है। ठीक है, भारत के पास जल संसाधन का 5% है। इसमें इसमें इतना ही अभी बताया गया है। आगे की जब इसमें हम आएंगे तो इसमें बताया गया कि कृषि उत्पादन में दूसरे नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया कितना कितना उत्पादन होता है। ठीक है, जैसे खाद्यान्न हो गया कितना 29-30 करोड़ के आसपास हो गया। ठीक है, बागवानी 3 करोड़ के आसपास हो गई, कपास जो है 3-3.5 के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें बताया गया कि भारत में उत्पादन कितना होता है। जलवायु परिवर्तन के कारण इस समय नुकसान हो रहा है, उर्वरा शक्ति गिर रही है। ठीक है, पोषण तत्वों की कमी हो रही है, हमारे जो भूमि है जलवायु परिवर्तन के कारण जो है सूखे पड़ रहे हैं, बाढ़ आ रही है। ठीक है, वर्षा जो है अनियमित के कारण जो है अब कृषि स्तर में गिरावट हो रहा है। इसके भारत में मुख्य व्यवसाय कृषि है, अधिकतर लोग कृषि से जुड़े हैं। तब भी भारत में अल्प भार वाले जो बच्चे हैं, यूनिसेफ के अनुसार भारत की जो रैंकिंग है वो 10वें स्थान पर है। ठीक है, अगर अल्प भार वाले बच्चे देखे जाएं। ठीक है, भारत के परिपेक्ष में अगर बात करें, सरकार का जो है लक्ष्य है किसानों की आय दुगनी करनी 2022 तक। ठीक है, इसमें नए कृषि कानून के बारे में बताया गया कि आधुनिक तकनीक प्रदान की जाएगी, निजी क्षेत्र प्रदान किए जाएंगे, बेहतर मूल्य मिल पाएगा किसानों को। ठीक है, विवाद विवाद तंत्र से विवाद समाधान तंत्र का जो व्यवस्था की जाएगी, इससे विवाद से निजात दिलाया जा सके। ठीक है, कृषि बाजारों की व्यापकता बढ़ेगी, वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, उचित कीमत मिल सकेगी, अधिक विकल्प किसानों के पास हो जाएंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रेड प्लेटफॉर्म से किसानों को जोड़ने का सरकार का लक्ष्य है, जिसके माध्यम से सरकार की जो मतलब सरकार द्वारा जो कृषकों की जो आय बढ़ानी उसका ये एक पहलू है। ठीक है, इसमें बताया गया है नौचार मतलब तकनीक के बारे में, कृषि में तकनीक का क्या प्रभाव है, नई प्रजातियों का विकास हो सके जिससे वो सूखे से लड़ सकें, मवेशियों की नस्ल सुधारने के है जिससे कि उनके किसानों की आय दुगनी हो सके। ठीक है, संसाधनों का संरक्षण करना। ठीक है, और फसल कटाई में व्यय ना हो, मतलब नुकसान, अनाज का नुकसान कम हो।
ठीक है, सूचना तकनीक के माध्यम से कृषकों को पहले जानकारी मिल जाए मौसम की। ठीक है। और अब जैसे कि इस बार टिड्डी जो हमला हुआ था उसमें ड्रोन की मदद से किसानों ने अपनी फसलों को बचाया। सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए। ठीक है, सेंसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, जिसके माध्यम से खाद्य पानी कैसे देना है, वातावरण कैसा रहेगा, ये सब किसानों को जानकारी है, उसके माध्यम से वो अपनी जो है आने वाली फसल जो है निर्धारित करे। जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और छोटे किसानों का समाधान कर सके, मतलब जैव विविधता के माध्यम से बढ़ाई जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रति सचेत किया जाए, जिसके अनुसार क्षेत्रीय जलवायु के अनुसार कृषक जो हैं अपनी फसलों का चुनाव करें, जिसके कारण उनको उचित लाभ हो। ठीक है। और यहाँ तीन कृषि कानून के बारे में बताया गया, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा कि किसमें क्या क्या प्रावधान है। ठीक है। और इसमें बस इससे संबंधित यही था, कृषि कानून के बताया गया कि इसमें प्रतिस्पर्धा और नए बाजार ये सब मिल जाएंगे। ठीक है। इसमें भारतीय कला और संस्कृति के बारे में बात बताया गया है कि हमारी जो भारतीयता की पहचान है वो शताब्दियों से स्थित है, अपनी पहचान बनाए हुए है। ठीक है। आज भारत की जो पहचान है, बड़ा लोकतंत्र, जनसंख्या हो गई। ठीक है। दूसरे स्थान पर विशाल राज्य हो गया। ठीक है। अर्थव्यवस्था में तीव्र विकास, उभरता बाजार हो गया, आईआईटी सेक्टर हो गया। भारत की जो सांस्कृतिक विविधता के बारे में बताया गया कि ये बताया गया जैसे बोलियां, धर्म, ठीक है, रीति रिवाज, व्यंजन, साहित्य, कला, संगीत, नृत्य, परिधान, हम लोगों में कितने उसमें विविधताएं हैं। ठीक है। यहाँ पे बताया गया कि मंदिरों के मतलब, इसमें आर्टिकल में उतना कुछ है नहीं। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत बताया गया कि कैसे संरक्षण दिया गया कि मुगल बादशाहों द्वारा। यहाँ पे शास्त्रीय संगीत और कार्यक्रम के बारे में बताया गया कि कैसे ये मंदिरों से बादशाहों के महलों में गई हैं, फिर ये लोग नुक्कड़ नाटक पे हुआ, कैसे मतलब इन्होंने अपना जो है संकुचित होती गई। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि कैसे हमारी संस्कृति से विदेशी प्रभावित हुए हैं, कैसे हैं कई राजाओं द्वारा यहाँ पे संरक्षण दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे स्थानीय जो है मतलब उसका फिर कैसे विकास जो है स्थानीय स्तर पर हुआ, अलग अलग संस्कृति में अलग अलग लोक नृत्य, परिधान, चित्रकला में हुआ। जैसे कि यहाँ पे बात करी गई, ये गुजरात का गरबा हो गया, राजस्थान का घूमर हो गया, असम का बिहू हो गया, पश्चिम बंगाल का संथाल हो गया, पंजाब का भांगड़ा के बारे में बात करी गई है। ठीक है। और अगर हम लोग आए शिल्प के मामले में, कैसे हमारे जो मंदिर हैं, स्वर्ण मंदिर हो गया, सूर्य मंदिर हो गया, रानी की बाव हो गई, सम्राट अशोक द्वारा निर्मित बौद्ध स्तंभ हो गया, वैज्ञानिक रूप से, ठीक है, कलाकृति रूप से कैसे आज भी उन्नत हैं कि आज की उन्नत तकनीक भी उसका निर्माण नहीं कर सकती है, जैसे हम लोगों ने हजारों साल पहले कर दिया था, इस बारे में बताया गया है। ठीक है। यहाँ पर आत्मनिर्भरता के संबंधित यहाँ पे है, कैसे जो है आजकल जो है भारत आत्मनिर्भरता और डिजिटल इंडिया के माध्यम से आगे विकास कर रहा है। कैसे स्मार्टफोन हो गए, ई कॉमर्स हो गया, भुगतान हो गया, आयकर रिटर्न हो गया। ठीक है। रेलवे टिकट हो गया, बैंकिंग हो गया, कैसे ये सब चीज़ें हम लोग स्मार्टफोन के माध्यम से कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये सब डिजिटल माध्यम के दायरे में जन सामान्य को लाना सरकार की नीति है, जिसका लाभ हमें आज मिल रहा है। ठीक है। जिसका हमें सबसे ज़्यादा लाभ कोविड-19 महामारी के दौरान मिला। हम यहाँ पे बताया गया कैसे हम लोग जो हैं चीन, अमेरिका, जापान से कैसे हम लोग अलग हैं, और कैसे हम लोग को अपने लिए अलग एक नीति निर्माण की आवश्यकता है। ठीक है। जैसे कि सेवा क्षेत्र में बताया गया कि हम फर्स्ट हैं वर्ल्ड में। ठीक है। यहाँ पे बताया गया है विनिर्माण केंद्र बनने की ओर भारत अग्रसर है। एप्पल, सैमसंग, लावा और कई जो हैं घरेलू कंपनियां जो हैं वो भारत में आ रही हैं, चीन और वियतनाम को छोड़कर। भारत में कैसे उन्हें वातावरण मुहैया कराया जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल भारत अभियान के बारे में बात कराई गई। आज भारत 1960 की जो यहाँ पे बताया गया 1960 में भारत उपग्रह संचार क्रांति में जिसकी शुरुआत करी थी, आज उसमें अग्रणी देशों में आता है। ठीक है। इसरो द्वारा 2017 में 104 सेटेलाइट को कैसे छोड़ा गया था। ठीक है। मंगल
मंगल अभियान कैसे बात करी गई है, रेलवे का कंप्यूटरीकरण हो गया, स्वदेशी सॉफ्टवेयर हो गया, हार्डवेयर का विकास भी भारत में ही हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें इसमें बताया गया कैसे भारत डिजिटल भारत की ओर आगे बढ़ रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है सुपर कंप्यूटर के मामले में, जहाँ हम लोगों को सुपर कंप्यूटर देने में विश्व ने मना कर दिया था, भारत द्वारा अपने खुद का सुपर कंप्यूटर का विकास किया गया। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर की बात करी गई, फर्स्ट सुपर कंप्यूटर हम लोग का परम था। ठीक है, और कैसे अब हम लोग के द्वारा जो है सुपर कंप्यूटर में इतना विकास कर लिया गया कि 100 गीगा फ्लॉप की क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर का हम लोग का निर्माण कर लिया गया है। ठीक है, जो और हम लोग खुद अब निर्यात करते हैं यूएसए को, जो एक समय यूएसए ने हमें कम सुपर कंप्यूटर देने से मना कर दिया गया था। उसी क्षेत्र में हम लोग क्रायोजेनिक इंजन के विषय में बात करते हैं कि कैसे हम लोगों को अमेरिका के दबाव में किसी भी देश द्वारा हम लोग को ये तकनीक नहीं जा रही, आज भारत द्वारा खुद इसे विकसित किया गया है। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे तो 5G के बारे में बात करा गया है कि कैसे जो है 5G में का विकास जो है रिलायंस जियो द्वारा तकनीक का विकास खुद ही करा गया है। ठीक है, घरेलू स्तर पर, जिसमें अब जो है इस पर कई कंपनियां जो है आके जुड़ रही हैं और कई देशों द्वारा इसमें निवेश करने की बात करी गई है कि चीन पे आश्रित ना होकर के अब भारत की घरेलू तकनीकी निर्मित 5G तकनीक है उसको अब खरीदेगा देश। ठीक है, इस विषय में बात करी गई है। तो अब इसमें बात करा गया विश्व शक्ति बनने की ओर भारत, मतलब बात करा गया है कि भारत विश्व शक्ति बनने की ओर कैसे अग्रसर है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें सॉफ्ट पावर की बात करी गई है जो भारत ही अपनाता है। भारत और चीन के अगर संबंधित विदेश नीति के बारे में बात करेंगे तो भारत और जो चीन की विदेश नीति में सबसे बड़ा अंतर यही है कि भारत की जो विदेश नीति है सॉफ्ट पावर पे आधारित है और चीन की जो है हार्ड पावर पे है। ठीक है, यहाँ पे अगर उसके इतिहास के बारे में बात करेंगे तो ठीक है 2019 के रायसीना डायलॉग में बता दिया गया था भारत के द्वारा कि भारत जो है गुट निरपेक्षता से पूर्णतः बाहर हो गया है। ठीक है, और उसके परिप्रेक्ष्य में क्योंकि जब भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था 1962 में, तो गुट निरपेक्षता हम लोगों की किसी काम नहीं आई थी, हम लोगों को इससे कोई सहयोग नहीं मिला। तो पता लग गया था भविष्य में या अब उसका कोई औचित्य नहीं, पर इसका औचित्य अगर भारत सरकार द्वारा इसका औचित्य जो है अपनी जो है स्थिति को मजबूत करने के लिए किया जा रहा है। तकनीक हो गया, आतंकवाद हो गया, इन सब विषयों को उठाने के लिए अब इस प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा रहा है। कैसे बताया गया, सोवियत संघ के पतन के बाद, बर्लिन की दीवार टूटने के बाद अब यूएसए ही एक महाशक्ति रह गया था। उसके बाद भारत ने पोखरण परीक्षण किया जिसके द्वारा पहले तो उस पर प्रतिबंध लगा, फिर उसकी आयामों को देखकर कैसे परमाणु शक्ति, मतलब एक विश्वसनीय परमाणु शक्ति के रूप में देखा जाने लगा। आज भारत अपनी इसमें अलग स्थान रखता है। ठीक है, इसमें भारत अगर यहाँ पे बात करी गई कि भारत विदेश नीति में पहला स्थान पड़ोसियों को दिया गया है जिसमें है डिप्लोमेसी विद नेबर फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद जो है हार्ट टू हार्ट डिप्लोमेसी, मतलब फिर पहले पड़ोसी फिर वो, क्योंकि भारत नरेंद्र मोदी के द्वारा अपने पहले शपथ ग्रहण में भारत के सभी पड़ोसी देशों को बुलाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ बात करेंगे कि नेबरहुड पॉलिसी, जैसे यहाँ पे आपको ये बताया गया नेबरहुड पॉलिसी के माध्यम से कनेक्टिविटी बढ़ाना है लोगों को, मतलब अपने पड़ोसी देशों को कैसे मदद करनी है जिसके द्वारा जो है उनको साथ लेके चल सके, एशिया महाद्वीप में कैसे विकास हो सके। ठीक है, अगर इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में बात करें तो तीन दावेदार हैं। पहला तो चीन हो गया, दूसरा यूएसए हो गया, उसके बाद रूस हो गया। भारत को इन सब के साथ समावेशी विकास व्यवहार करने की ज़रूरत है, सभी को जोड़कर चलने की ज़रूरत है, जो भारत की विदेश नीति में हम लोगों को दिखता है। क्योंकि दोनों को लेकर चलने की आदत, पहले क्वाड हो गया, क्वाड में कौन कौन लोग हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और अमेरिका। उसके बाद देखेंगे कि फिर उसके बाद हम लोग ब्रिक्स में और संघाई में चीन और रूस को लेकर साथ में चल रहे हैं। ठीक है, कैसे भारत और अमेरिका द्वारा, भारत और अरब द्वारा, भारत और रूस द्वारा, भारत और अफ्रीका द्वारा
सभी लोगों का जो है समावेशी मतलब समावेशी संबंध स्थापित करते हुए भारत चल रहा। भारत की विदेश नीति का यही एक सबसे खास बात है। और उसमें आप देखेंगे चीन, चीन की अगर आप बात करेंगे तो अहमदाबाद और मल्लमपुरम में जो उनके 2x2 डायलॉग हुए थे वो भी है। ब्रेग्जिट होने के बाद कैसे यूरोपीय यूनियन और ब्रिटेन के बीच सामंजस्य बना के चलने की भारत की बात है। फ्रांस के साथ भारत के संबंध, जैसे वरुण एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। खाड़ी देशों के साथ कैसे हम लोगों के संबंध है, ठीक है, जिसमें कई देशों द्वारा नौसेना अभ्यास करा गया हम लोगों के साथ, कुवैत, अमन, बहरीन, सऊदी अरब, कतर, ठीक है। और उसी में सऊदी अरब और बहरीन द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया है। अफ्रीका के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करेंगे तो ब्रिक्स हो गया, ठीक है। अफ्रीकी संघ के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, ठीक है। मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, अगर विदेश नीति के वैश्विक स्तर पर अगर बात करेंगे, ठीक, तो NSG में भारत को जगह नहीं मिली, परंतु चीन के कारण वो अवरुद्ध हुआ। परंतु चीन से पहले मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिज्मी में भारत सदस्य बन गया चीन से पहले। और ऑस्ट्रेलिया समूह, यहाँ पे आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया समूह हो गया, वासेनार हो गया, NSG हो गया, इन सब में भारत की दावेदारी प्रबल तौर पर मानी जा रही है, ठीक है। अगर देखें विश्व को लीड करने के मामले में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है, ISA का मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम में है। भारत के द्वारा इसमें विशेष कदम उठाए गए हैं। भारत इसको विश्व के स्तर पर इसको लीड कर रहा है। आगे इसमें देखेंगे हम लोग, ये जो है 2 दिसंबर 2020 में ग्लोबल टीचर पुरस्कार जो है महाशय जी को मिला था, रंजीत सिंह जी को। कैसे इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया था, ठीक है। ये आप लोग, ये इनसे खास बातचीत करी गई है। इसमें कुछ काम करनी है, अगर आप पढ़ना चाहें जानकारी के लिए, ठीक है, तो आप पढ़ सकते हैं। इसमें पेरिस समझौते के परिप्रेक्ष्य में इसमें बात करी गई है, ठीक है। और फिर यहाँ पे अगर आप महिला सशक्तिकरण के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे तो ये, इससे हमें थोड़ी जानकारी मिल जाती है उससे संबंधित ऐसे लिखने में, ठीक है, कि महिला सशक्तिकरण में जैसे मीराबाई का उदाहरण है, आप सब पढ़ सकते हैं। रानी दुर्गावती के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। चांद सुल्ताना के बारे में आप पढ़ सकते हैं, नूरजहाँ के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जैसे नूरजहाँ ने हैं 4 राजाओं का कार्यकाल देखा, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, औरंगजेब, ठीक है। यहाँ महारानी जीजाबाई की आप बात कर सकते हैं, शिवाजी की माता जी थी ये, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई की आप बात कर सकते हैं, इसमें आपको उदाहरण मिल जाएगा कई बातें लिखने के लिए, ठीक है। बेगम हजरत महल की बात कर सकते हैं, जो 1857 की क्रांति से लखनऊ में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया था। इनिवेशन के विषय में बात कर सकते हैं, ठीक है। स्वामी और माँ शारदा देवी के विषय में आप यहाँ बात कर सकते हैं, ठीक है। आगे आप अगर यहाँ पे आते हैं तो सिस्टर निवेदिता के विषय में बात कर सकते हैं, ठीक है। और कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, ये आपको उदाहरण मिल जाएंगे ऐसे राइटिंग या आंसर राइटिंग लिखने में, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अब बात आते हैं तो ये हो गया ऋग्वेद, ऋग्वेद हो गया। और इसमें आप देखेंगे अगर क्रम में आप लगाते हैं किसी ना किसी, हाँ, अगर आप क्रम में लगाते हैं तो पहला आपका हो जाएगा मेगास्तीन, फिर आ जाएगा फायान, फिर ह्वेंगसांग हो जाएगा, फिर सियांग हो जाएगा, ठीक है। इसका होगा जहांगीर। ये आपको आंसर दिया, आप उसी देख लीजिएगा। हम हुमायूं नामा, ठीक है। अगर इसको आप लगाने को आते हैं तो पहला आपका पूना समझौता हो जाएगा, दूसरा भारत छोड़ो आंदोलन, तीसरा शिमला समझौता, चौथा क्रिप्स मिशन हो जाएगा, ठीक है। ये सत्याग्रहण, ठीक है। और बाल गंगाधर तिलक केवल एक, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा लोकसभा के प्रति, ठीक है। यहाँ का आर्टिकल यहीं, चलिए ये ख़त्म करते हैं।